केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जीओसी। जीओसी एक्चुअली में क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे नीट हो या फिर चाहे 12th क्लास हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए अगर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते हैं तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, बहुत बेहतर होती है। अब इसमें हमें सीखना क्या है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखना क्या है हमारे पे, सबसे पहले हम तो आईयूपीएसी नेमिंग लमसम मानता हूँ कि मतलब आप लोगों को आती होगी। हम सीखेंगे आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म के साथ साथ हम ये सीखते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ क्या हो जाएगा हमारे पास, किस तरह से वेरी करता है, SN1 मैकेनिज्म क्या होती है, SN2 मैकेनिज्म क्या होती है, E1 मैकेनिज्म क्या होती है, E2 मैकेनिज्म क्या होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीओसी में आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। तो जीओसी हमारा टॉपिक होगा, जिसे हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। आइसोमेरिज्म के बारे में, अब आइसोमेरिज्म में क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। अब 2 तरह का आइसोमेरिज्म कौन कौन सा होता है, तो जो पहला आइसोमेरिज्म होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो दूसरा आइसोमेरिज्म होता है हमारा, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कोई भी कंपाउंड होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस तरह से स्ट्रक्चर में वेरी करेगा। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो सेम होता है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारा, उसके ओरिएंटेशन में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। अब उसके ओरिएंटेशन में किस तरह से चेंजेस आते हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, उसको बात करते हैं। तो पहला जो होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। और जो दूसरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। देन हमारा जो थर्ड पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, मेटामेरिज्म। बहुत सारे बुक में एनसीईआरटी में मेटामेरिज्म को क्लासिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन मेटामेरिज्म भी क्या होता है, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म एक टाइप होता है, इसे हम डिस्कस करेंगे, मेटामेरिज्म। देन हम बात करेंगे टाटोमेरिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाटोमेरिज्म। नीट वगैरह से क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से पुटअप होते हैं टाटोमेरिज्म में। एक्चुअली टाटोमेरिज्म हम बात करते हैं, मतलब कि यहाँ पे हम 2 तरह से बात करेंगे। एक हम कीटो में बात करेंगे, कीटोन ग्रुप में, एक हम एल्डिहाइड में बात करेंगे। कीटो क्या होता है, कीटो को समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये बेसिक हमारे पास क्या होती है, कीटो होता है। एल्डिहाइड को समझना है तो हम RCHO इस तरह से समझ सकते हैं। तो किस तरह से हमारे पास क्या होता है, RCOR और हमारे पास RCHO में किस तरह से टाटोमेरिज्म होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखा, उसमें पहला पॉइंट जो था हमारे पास, चेन आइसोमेरिज्म को देखा। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक्चुअली हम कार्बन के चेन को डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पे कोई भी हो गया, जैसे एल्केन हो गया। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। लेट्स सपोज जैसे हमें किसी कंपाउंड को लेना है, जैसे 5 कार्बन के लिए लेना है हमें, तो हम क्या करते हैं, C5 और यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 and 14। तो मान लीजिए लेट्स सपोज जैसे हमारा ये पेंटेन हो गया। अब पेंटेन के कितने चेन आइसोमेरिज्म हो गया, हमें इसे डिस्कस करना है कि हाउ मेनी चेन आइसोमर पॉसिबल ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन के कितने चेन आइसोमर होंगे, इसे हम देखेंगे। और चेन आइसोमर में क्या होता है, हम यहाँ पे स्टेबिलिटी भी देखते हैं। फिर हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। एल्किल हाइलाइड और एल्कोहल जो चैप्टर होगा 12th क्लास में, वहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। वहां पर जैसे बात की जाएगी हमारे पास, लेट्स सपोज एल्किल हाइलाइड में किस तरह से बात की जाएगी, एल्किल हाइलाइड। अगर मैं एल्किल हाइलाइड के बारे में बात करूं तो इसे RX सिंपल सा इसका जनरल फॉर्मूला होता है। R इज एल्किल ग्रुप, ये एक एल्किल ग्रुप होता है। लेट्स सपोज जैसे कोई कंपाउंड में बनाता हूं जिस तरह से, तो कोई भी A to Z कंपाउंड अगर बनाऊंगा तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमारे पे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है क्या। तो हम एग्जांपल के रूप में जैसे ले सकते हैं 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन एंड 3 क्लोरोपेंटेन, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर होते हैं।
फिर बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन नॉर्मली क्या होता है उसके फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है चेंजेस आएंगे। एल्कोहल से ईथर में कन्वर्जन होगा हमारे पास, तो कई कन्वर्जन देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसे हम एल्कोहल और एल्डिहाइड, एल्कोहल में देखेंगे और ईथर में देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। फिर हम बात करते हैं मेटामेरिज्म। एक्चुअली मेटामेरिज्म में क्या होता है हमारे पास, ये मोस्टली ईथर में ही देखा जाता है या थायो ईथर में देखा जाता है, या हमारे पास क्या होता है कोई भी एमीन ग्रुप हो जाए हमारे पास उसमें देखा जाता है। तो हम क्या करते हैं इन कंपाउंड्स में क्या होते हैं, मेटामेरिज्म को देखते हैं। अब मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे O हो गया, S हो गया, और जो N होगा हमारे पास, ये क्या करेगा ऑस्किलेट करता है, तो ये बीच में क्या करेगा ऑस्किलेट करेगा। तो इसके ऑस्किलेशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह से मेटामेरिज्म होगा। देन हम टाटोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। टाटोमेरिज्म के लिए कार्बोनिल ग्रुप होना बहुत जरूरी है। एक्चुअल में स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, किस तरीके से कि मतलब कि फॉर टाटोमेरिज्म कार्बोनिल ग्रुप इज नेसेसरी, कार्बोनिल ग्रुप का होना आवश्यक है। तो ऑब्वियस से बात है, स्टेटमेंट बहुत ही सही है कि टाटोमेरिज्म में क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। अगर कार्बोनिल ग्रुप नहीं होगा तो टाटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का, स्टीरो आइसोमेरिज्म। जब हम स्टीरो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे, ये क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। जो पहला को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां पे हम ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं, किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल चेंज कैसे होता है। फिर हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड जो होगा उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल। तो सेकंड होता है उसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, एक होता है सिस, दूसरा होता है ट्रांस। तो सिस और ट्रांस के रूप में इसे क्लासिफाइड करते हैं। और एक चीज और, ट्रांस जो होता है इट इज मोर स्टेबल देन सिस। तो हमने दो क्लासिफिकेशन कर दिया, और ट्रांस जो होता है वो मोर स्टेबल होता है सिस से। क्यों स्टेबल होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मोस्टली देखा जाता है एल्कीन्स में। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, मोस्टली एल्कीन में देखा जाता है, ठीक है ना। एल्कीन बोलने का मतलब होता है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक्चुअल में क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स में, और वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है। हिंदी में से बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्कीन और एल्काइन जो होता है हमारे पास, हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और उसी में क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है। तो अगर कोई स्टेटमेंट नीट वगैरह में या आईटी वगैरह में पूछा जाए कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, इट इज पॉसिबल ओनली, अगर ओनली लगाया जाए, ओनली इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ये स्टेटमेंट क्या होता है और बहुत ही राइट है। लेकिन अगर बात किया जाए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल इन साइक्लिक कंपाउंड, तो ऑब्वियस बात है साइक्लिक कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, साइक्लिक कंपाउंड हो गया हमारे पास। साइक्लिक कंपाउंड में भी हम सिस और ट्रांस के बारे में बात करेंगे। एल्कीन्स में भी हम क्या करेंगे, सिस एंड ट्रांस के बारे में बात करेंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड और हमारे पे क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन दोनों में क्या होता है हमारे पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मोस्टली क्या होता है, कहां देखा जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट्स में देखा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, हमारे पास स्टार्च हो गया। तो जितनी भी चीजें होती हैं जो कि बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है मोस्टली ये बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है। बायोमॉलिक्यूल 12th क्लास का एक चैप्टर भी है जहां पे हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, वहां पे हम सब पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर हमें नहीं पता है तो ऑब्वियस ये बात है, वहां पे क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते वक्त क्या होता है, हमें बहुत ही डिफिकल्टीज होती है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ के अंदर इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, तो ऑप्टिकली या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन का होना बहुत जरूरी होता है। एसिमेट्रिक कार्बन का होना जरूरी है। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, जब कार्बन का, जैसे वो अगर कार्बन हमारे पास है, इसके जो चारों ग्रुप यहाँ पे लगेंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। जब ये सारे चारों डिफरेंट हो जाएंगे तो जो कार्बन कहलाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे इनैंसियोमर के बारे में, इनैंसियोमर, डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर के बारे में बात करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करेंगे,
प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करें। तो इन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको आप नोट डाउन कीजिए, क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से कॉपी में। अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे और उसमें जितने भी 5 क्लासिफिकेशन किया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, कंपटीशन में किस तरह से बनते हैं, सीबीएसई बोर्ड में किस तरह से बनते हैं, यूपी बोर्ड में किस तरह से बनते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को लेकर हम 12th और 11th दोनों पोर्शन में डील करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी हम करना स्टार्ट करेंगे ताकि हम क्या करें, स्विच कर सके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्वियसली बात, आइसोमेरिज्म इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि जीओसी के अंदर मैं इसे कैटेगराइज कर रहा हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। आप इसे नोट डाउन कीजिए, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नोटिफाई कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो आप एक काम कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि लॉकडाउन में ऑब्वियस बात है ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, तो ज्यादा स्टूडेंट क्या होते हैं इससे हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।